नमस्कार मित्रों। व्याकरण चर्चा की श्रृंखला जो शुरू की गई है उसकी तीसरी कड़ी में आप सबका स्वागत है। आपने पिछली दो चर्चाओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया है और कुछ टिप्पणियों के माध्यम से इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया है। आप सबसे आग्रह है कि कुछ आलोचनात्मक ढंग से भी टिप्पणियाँ मुझ तक संप्रेषित करें ताकि श्रृंखला को और उपयोगी, अपेक्षाकृत निर्दोष बनाने की ओर मैं अग्रसर होऊं और यह श्रृंखला जो चल रही है इसे लोकप्रिय बनाने में आप सबके सहयोग की भी अपेक्षा है। अस्तु, आज का जो विषय है यानी जो आज तीसरी कड़ी है वह केंद्रित है इस विषय के इर्द गिर्द कि व्याकरण मूल रूप से या विशेष रूप से अर्थपरक अवधारणा है कि आकृति परक या रूप परक अवधारणा है। सरल शब्दों में कहें कि व्याकरण का विश्लेषण जो होता है वह अर्थ पर आधारित होता है या जो भाषाई रूप भाषा प्रयुक्तियों में दिखलाई पड़ते हैं उनके आधार पर व्याकरण का विवेचन विश्लेषण केंद्रित रहता है। इस महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा शुरू करते हैं। इसके पहले हम भाषा की जो संरचना है उसे एक बार स्मृति पथ में ला लेते हैं। भाषा के बारे में पिछली किसी कड़ी में यह बात रखी गई थी कि भाषा मूलतः मनोसामाजिक संरचना और प्रक्रिया है। इसे हमने इस तरह से विवेचित किया था कि मनुष्य के मन में बैठी हुई जो व्यवस्था है, जो संरचना है, उस रूप में भाषा है और उसके आधार पर मनुष्य जो व्यवहार करता है वो भाषिक प्रयोग हैं, वह भी भाषा है। तो दोनों को मिलाकर भाषा का ढांचा खड़ा होता है, भाषा की परिभाषा निर्धारित होती है। तो इस तरह से जो मानसिक पक्ष है भाषा का, जो अंतर्निहित मनुष्य के मस्तिष्क में जो बैठा हुआ पक्ष है वह शब्दार्थ संबंध के रूप में है। इसके बारे में बातें हुई थी। शब्द और अर्थ का समवाय है भाषा। तो भाषा में दो चीज़ें प्रकट रूप से हैं, एक शब्द यानी जो रूप पक्ष है वो, और एक अर्थ यानी जो कथ्य भाषा में संप्रेषित होते हैं वे। रूप पक्ष जो भाषा का है वो ध्वनि के रूप में है, शब्द के रूप में है, पद के रूप में है, पदबंध के रूप में है, वाक्य के रूप में है, प्रोक्ति के रूप में है। जिस तरह से हम जितने स्तरों पर इस बात को समझ लें, और इन सब का जो प्रयोग होता है वो कथ्यों के संप्रेषण के लिए, जो हम कहना चाहते हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हम विचार कर रहे हैं, जो हम अनुभूति के स्तर पर अनुभूत कर रहे हैं, इन सब का संप्रेषण भाषा जैसे सर्वसमर्थ माध्यम से होता है। तो रूप पक्ष और अर्थ पक्ष के इस स्पष्टीकरण के बाद हम अब सीधे सीधे विषय पर आ जाते हैं कि व्याकरण प्रधानतः अर्थ परक अवधारणा है या रूप परक अवधारणा है। हमने पिछली चर्चाओं में भी व्याकरण को परिभाषित करने का प्रयास किया है और एक जो व्युत्पत्ति मूलक अर्थ है व्याकरण का, वी, आ, क्री और ल्युट, इस तरह से व्याकरण शब्द निष्पन्न हुआ है। तो व्याकरण शब्द का जो व्युत्पत्ति परक अर्थ है वह है भाषा की आकृति का विश्लेषण, भाषा की संरचना का विश्लेषण। तो इस परिभाषा के आधार पर तो बात सीधे सीधे यही निकल के आती है कि व्याकरण मूल रूप से रूप परक अवधारणा है। व्याकरण भाषा में जो प्रयुक्तियाँ होती हैं, भाषा में जो प्रयोग होते हैं, उनके रूप पक्ष को उद्घाटित करने वाला विमर्श है। तो इसी अर्थ को लेकर फिलहाल आगे बढ़ते हैं।
तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि व्याकरण पदशास्त्र है, रूप परक विश्लेषण है, पदों पर ध्यान देता है, प्रयुक्तियों पर ध्यान देता है, इसलिए पदशास्त्र है। उसी के आधार पर सारी परिभाषाएं, सारे वर्गीकरण, सारे विवेचन, विश्लेषण व्याकरण में तय होते हैं, निर्धारित होते हैं। तो व्याकरण पदशास्त्र है, पदार्थ शास्त्र नहीं है। व्याकरण कोई दर्शन की तरह जो प्रयुक्त इकाइयां होती हैं उनका विश्लेषण नहीं करता। वह जो प्रयुक्त इकाइयां हैं, जो प्रयुक्तियां हैं, उनके पदात्मक वैशिष्ट्य या रूपगत जो विलक्षणताएं हैं, उनके आधार पर परिभाषाएं, वर्गीकरण, कोटि निर्धारण आदि को आकार देता है। पदार्थ के आधार पर किया गया जो विश्लेषण विभाजन है वह दार्शनिक होता है, व्याकरणिक नहीं। व्याकरण की इस मूलभूत बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक सामान्य सा वाक्य है कि पतंग उड़ रही है। अब पतंग उड़ रही है को लोक दृष्टि से देखें तो पतंग स्वयं नहीं उड़ती, पतंग कभी कर्ता हो नहीं सकती, पतंग में कर्तृत्व उस तरह से हो नहीं सकता। तो क्या व्याकरण इसी हिसाब से पतंग के बारे में विचार करेगा? ऐसा नहीं है। वस्तुतः व्याकरण वाक्य का जो प्रकट ढांचा है, वाक्य का जो सामने दिख रहा प्रयोग है, उसके संदर्भ में विवेचन करता है। पतंग यहां पर क्रिया उड़ रही है के केंद्र में है, उसी को क्रिया कह रही है। इस तरह से इस क्रिया का दारोमदार पतंग पर ही है और इस हिसाब से पतंग इस वाक्य में करता है। यदि हम लौकिक अर्थ की दृष्टि से देखेंगे तो पतंग में कर्तृत्व माना ही नहीं जा सकता। तो जो प्रसिद्ध परिभाषा है पाणिनि की कि स्वतंत्र कर्ता, कर्ता वह है जो स्वतंत्र होता है, जिसका अपना तंत्र होता है और अपने तंत्र के अधीन बाकी कारकों को वो नियुक्त किए रहता है। तो स्वतंत्र जो होता है वो कर्ता होता है, लेकिन यह स्वतंत्रता पारमार्थिक स्वतंत्रता नहीं है। परम अर्थ में स्वतंत्र नहीं होता है कर्ता, सापेक्षिक रूप से स्वतंत्रता है, बाकी कारकों की अपेक्षा है। इस वाक्य के संदर्भ में हम विचार करेंगे तो पतंग कर्ता है। व्याकरण इस तरह से परिभाषाएं बनाएगा कि पतंग को कर्ता कहेगा, पतंग को कहीं से कर्म नहीं कहेगा। लेकिन यही वाक्य यदि बदल जाए कि वह पतंग उड़ा रहा है, वह पतंग उड़ा रही है, तो अब क्रिया उड़ने की नहीं उड़ाने की है। उड़ाने की क्रिया का जो कथ्य है वह के प्रति प्रतिबद्ध है। यहाँ वाक्य में वह पतंग उड़ा रहा है या उड़ा रही है में वह करता है, पतंग अब कर्म है। पतंग उड़ाई गई, पतंग उड़ाई जा रही है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी पतंग कर्ता नहीं है, इसमें कर्ता छुपा हुआ है, यह कर्मवाच्य का ढांचा है। तो व्याकरण इस तरह से पदात्मक वैशिष्ट्य के आधार पर, जो रूपगत वैशिष्ट्य है उसके आधार पर विवेचन करता है, परिभाषाएं खड़ी करता है। जो भी वर्गीकरण व्याकरण में होता है वह रूपगत विलक्षणताओं के आधार पर होता है, कोरा अर्थपरक नहीं होता। जैसे व्याकरण यदि देखता है कि किसी शब्द या शब्द समूह के बारे में विचार करते हुए पाता है कि उसमें से कुछ जो शब्द हैं वे किसी खास भाषिक स्रोत से आए हैं, किसी खास सांस्कृतिक स्रोत से आए हैं, और कुछ किसी खास सांस्कृतिक या भाषिक या देशीय स्रोत से आए हैं, तो उनका इस स्रोत के आधार पर सीधा सीधा वर्गीकरण नहीं कर देता जब तक वो यह नहीं तय करेगा कि इन
स्रोतों से आने का प्रयोग के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तब तक व्याकरण आगे बढ़ ही नहीं सकता। अब हम जानते हैं कि हिंदी का जो लोकप्रिय व्याकरण है उसमें शब्द वर्गीकरण कुछ इस प्रकार किया गया है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये स्रोत के आधार पर वर्गीकरण है। अब ये वर्गीकरण प्रश्नांकित किया जा सकता है। ये कौन सा विभाजन है? व्याकरण यदि पदशास्त्र है, पदार्थ शास्त्र नहीं है, लौकिक अर्थों के आधार पर ही वर्गीकरण व्याकरण का नहीं होता, तो तत्सम और तद्भव जिन शब्दों को कह के वो अलग कर रहा है उनमें कुछ रूपगत अलगाव तो होना चाहिए। यदि अलगाव नहीं होगा तो फिर ये वर्गीकरण क्यों है? ये वर्गीकरण व्याकरणिक नहीं रहा, ये वर्गीकरण अन्य संदर्भों में टिक गया। जैसे तत्सम, संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में प्रविष्ट हुए शब्द उसी रूप में जो प्रविष्ट हो जाते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, सामान्य बात यही है। और तद्भव, जो संस्कृत से आए हुए शब्द हैं थोड़ा रूप बदल के आए, जैसे अग्नि तत्सम और आग तद्भव। तो तत्सम और तद्भव में कुछ रूपगत भेद तो होना चाहिए। तो अगर हम गहराई से देखें तो तत्सम और तद्भव का जो प्रयोग होता है उसमें कुछ रूपगत विलक्षणता है, इसीलिए भेद टिक जाएगा। अब एक उदाहरण से इसको हम समझें कि एक तत्सम शब्द, तत्सम वर्ग का शब्द है आकारांत राजा, और तद्भव वर्ग का एक शब्द है आकारांत लड़का। जब राजा का रूप चलेगा तो राजा हिंदी की पहली विभक्ति के बहुवचन में राजा ही रहेगा। एक राजा जा रहा है तो बहुवचन में होगा बहुत से राजा जा रहे हैं। लेकिन लड़का का जब रूप चलाते हैं तो एक लड़का जा रहा है, बहुत से लड़के जा रहे हैं, तो एक जगह राजा का बहुवचन राजा ही रह गया और एक जगह लड़का का बहुवचन लड़के हो गया। यह रूपगत विलक्षणता कहाँ से आई? दोनों आकारांत हैं, यदि सीधा सीधा देखें तो दोनों का रूप एक ही तरह से चलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि एक तत्सम एक तद्भव। तो तत्सम और तद्भव को लेकर हिंदी में एक इस प्रकार का रूपगत जो भेद है वह कायम हो चुका है, इसीलिए तत्सम और तद्भव जैसा भेद मान्य है। लेकिन इसको हम इस आधार पर नहीं टिका सकते कि तत्सम इसीलिए क्योंकि संस्कृत स्रोत से वो शब्द आया हुआ है और तद्भव उसका विकसित रूप है। इस तरह से व्याकरण की परिभाषाएं नहीं बन सकती। परिभाषाएं रूपगत विलक्षणता पर बनेंगी, भले नामकरण इनका एक लोकप्रिय ढंग से कर लिया जाए कि तत्सम है, तद्भव है। मतलब व्याकरण को यदि हम रूप परक, आकृति परक अवधारणा कह रहे हैं तो हमें इस तरह का विचार करना पड़ेगा कि व्याकरण को अमुक वाचक या अमुक बोधक इस तरह के लौकिक अर्थ की भाषा में नहीं बोलना है, और जो कुछ विवेचन, विश्लेषण या वर्गीकरण, कोटिकरण आदि करना है वह इस तरह की भाषा में नहीं करना है, और इस तरह से करना भी नहीं है, इस तरह का विचार नहीं करना है। ये है व्याकरण का रूप परक पक्ष। इस तरह से व्याकरण को रूप परक अवधारणा ठहराया जाता है इस तरह की व्याख्याओं के जरिए। एक उदाहरण लेते हैं, हिंदी का एक शब्द है दैनिक। दैनिक, अब कोई कहे कि ये संज्ञा है कि विशेषण है, सामान्यतः परीक्षा में जो प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं उनमें इतना गहरा विचार नहीं होता। दैनिक पूछ दिया जाता है कि संज्ञा है या विशेषण है, और आमतौर पर उसका उत्तर जो स्कूली स्तर पर बताया जाता है विद्यार्थियों को कि विशेषण है। लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। अगर इस तरह का प्रयोग हो कि दैनिक अखबार, तो यहाँ पर दैनिक विशेषण है, अखबार का विशेषण अखबार विशेष्य है, दैनिक उसका विशेषण है। लेकिन अगर इस तरह का प्रयोग हो कि गया से एक दैनिक निकला, यहाँ दैनिक संज्ञा है। बिना संदर्भ में गए, बिना प्रयोग में गए हम व्याकरणिक कोटियां तय ही नहीं कर सकते हैं। इससे ये बात निकल के आती है। यह जो विचार
है या इस विचार प्रणाली को हम संदर्भ में व्याकरण कहते हैं। यह अवधारणा इधर काफ़ी फल फूल रही है। अगर मुझे मौका मिला तो इस विषय पर एक अलग से चर्चा होगी। हाँ, और ये बड़ी महत्वपूर्ण और व्यापक चर्चा है संदर्भ में व्याकरण की। तो ये उदाहरण हमने यहाँ प्रस्तुत किया था यह दिखलाने के लिए कि व्याकरण प्रयुक्तियों के आधार पर, रूपगत वैशिष्ट्य के आधार पर वर्गीकरण विवेचन करता है। व्याकरण के वर्गीकरण उस तरह से स्थिर नहीं रहते, संदर्भ में कार्य करते हैं। संदर्भ में व्याकरण। अब इतनी जो बातें हम आपसे कर रहे हैं, इतनी बातें जो यहाँ हो रही हैं, इसके आधार पर यह विचार एक निकल के आ रहा है कि क्या व्याकरण कोरा रूप परक या कोरा आकृति परक विमर्श है। अगर हम हाँ कहें तो यह बात बिल्कुल सही नहीं है। व्याकरण भाषा का विमर्श है और भाषा मात्र निरंतर इस रूप में परिभाषित होती है कि शब्दार्थ संबंधों की एक व्यवस्था है। शब्द है तो अर्थ भी है, निरर्थक जल्पना मात्र नहीं है भाषा। उसकी प्रयुक्तियों के कुछ न कुछ अर्थ होते हैं, कथ्यों के संप्रेषण के लिए वो रूप आते हैं, भाषिक रूप। तो इस स्थिति में जब भाषा के केंद्र में ही है अर्थ, तो व्याकरण के केंद्र में अर्थ क्यों नहीं रहेगा। अगर हम निरुक्त की भाषा में सत्व प्रधान को नाम कहें और भाव प्रधान को आख्यात, नाम और आख्यात दो बड़ा वर्ग बनाया गया शब्दों का। सत्व प्रधान नाम और भाव प्रधान आख्यात। आख्यात मतलब क्रिया, और क्रियेतर पद जो है नाम, जिसमें हिंदी के संज्ञा सर्वनाम विशेषण को हम रख सकते हैं। तो सत्व प्रधान को नाम यदि हम कहें निरुक्त की भाषा में, और भाव प्रधान को आख्यात, जिसको पाणिनीय पद्धति में कुछ और ज़्यादा आकृति मूलक भाषा में सुबंत और तिङंत कहा गया, तो निश्चित तौर पर यहाँ भी धुरी में कहीं न कहीं अर्थ है, केंद्र में अर्थ है। सत्व प्रधान को नाम कहा और भाव प्रधान को आख्यात कहा, तो अर्थ के आधार पर ही तो कहा। उसी को ध्यान में रख के जो व्याकरणिक इकाइयां हैं वो प्रकृति और प्रत्यय में पहचानी जाती हैं। प्रकृति रूट जिसको कहते हैं, और प्रकृति के दो प्रकार हुए, एक प्रातिपदिक, एक धातु, जो क्रियेतर पदों का मूल है, क्रिया से इतर पदों का मूल है, वो प्रातिपदिक कहलाता है। जैसे लड़के ने कहा, तो लड़के ने अगर एक पद मानते हैं तो इसका जो रूट है वो लड़का है, जो मूल है वो लड़का है, तो ये प्रातिपदिक हुआ। इसी के रूप चलते हैं तो लड़के, लड़कों ने, लड़का, ये सब रूप या पद बन के हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। और क्रियापदों का जो रूट यानी जो मूल है वो है धातु। जैसे पढ़ता है तो पढ़ इसका रूट है, तो पढ़ धातु। तो प्रकृति और प्रत्यय का विचार ये चल रहा है। प्रकृति दो प्रकार की, प्रातिपदिक और धातु, और प्रत्यय। प्रत्यय एक विभक्ति भी एक प्रकार का प्रत्यय ही है, लेकिन प्रत्यय जब एक तकनीकी अर्थ को प्राप्त कर लेता है तो विभक्ति और प्रत्यय में फिर भेद किया जाता है। यहाँ वो विस्तार से विचार करने का समय नहीं है। तो प्रकृति और प्रत्यय में जब हम विभाजित करते हैं, शब्द की जो व्युत्पत्ति करते हैं, किसी शब्द के गठन को विश्लेषित करते हैं, तो इसके पीछे भी अर्थ की अवधारणा काम करती है। अर्थ केंद्र में यहाँ भी है। अर्थ के बिना व्याकरण का वर्गीकरण कभी कभी हास्यास्पद तक हो जाता है। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे सामने विनोद के लिए एक हिंदी का वाक्य रख दिया जाता था, गया गया गया। अब ये वाक्य है, 3 बार गया गया एक ही नहीं है। गया नाम का व्यक्ति गया नामक शहर में शहर को गया, तो एक गया, गया नाम का व्यक्ति वो करता है, गया शहर वो कह सकते हैं कर्म है, और गया
जो भूतकालिक समापिका क्रिया है। तो अगर रूप के आधार पर वर्गीकरण कर दें तो तीनों तो एक ही वर्ग के फिर ठहरा दिए जाएंगे, गया गया गया। इस तरह से कोरा रूप परक वर्गीकरण व्याकरण में नहीं चल सकता। एक विमर्श कह रहा था कि व्याकरण रूप परक अवधारणा है और व्याकरण तंत्र की सिद्धि पूर्ण रूप से तभी होगी जब पूर्णतः 100% आकृति मूलक या रूप परक व्याकरण हो जाए, उस तरह से विश्लेषित हो, विवेचित हो। लेकिन इस तरह के जो उदाहरण हैं, इस तरह के जो विचार बिंदु हैं, वो उस अवधारणा को चुनौती दे रहे हैं। व्याकरण अर्थ की उपेक्षा करके नहीं चल सकता। इसी संदर्भ में हिंदी के छुपे हुए महान वैयाकरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के एक व्याख्यान से कुछ पंक्तियां हम उद्धृत करना उचित समझते हैं। यह व्याख्यान उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में कभी दिया था और इसे उनके देहावसान के काफ़ी बाद ज्ञानपीठ से प्रकाशित एक किताब भाषा साहित्य और देश है, उसमें हिंदी व्याकरण की समस्या नाम से संकलित हुआ देखा गया और उसी आलेख की ये पंक्तियां हैं। वस्तुतः शब्दों के भेदों का विभाजन अर्थ की ही दृष्टि से किया जाता है। वस्तुतः शब्दों के भेदों का विभाजन अर्थ की ही दृष्टि से किया जाता है। ऐसा न होता तो एक ही समान दिखने वाले शब्द एक ही प्रकार के मान लिए जाते। कबीर दास जब चलती को गाड़ी कहने वालों की नादानी देख कर रोए थे तो वस्तुतः वे शब्दों के रूप भेद से जाति भेद निश्चय करने वाली प्रक्रिया पर ही रो रहे थे। गाड़ी का एक अर्थ यान विशेष, इस अर्थ में वह संज्ञा शब्द है। दूसरा अर्थ है कृदंत साधित विशेषण गाड़ी हुई। यद्यपि ऊपर ऊपर से गाड़ी एक ही शब्द है, पर अर्थ दृष्टि से दो हैं। सो शब्दों के भेद अर्थ विचार से शब्द या रूप विचार की ओर जाने वाली प्रक्रिया की ही देन है। यह कथन है द्विवेदी जी का। अब इस कथन में जो कबीर दास का संदर्भ दिया गया है उसे थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं। द्विवेदी जी कह रहे हैं कि जो व्याकरण के वर्गीकरण या कोटिकरण हैं वो अर्थ विचार से शब्द विचार या रूप विचार तक जाने की यात्रा के परिणाम हैं। मतलब वर्गीकरण अर्थ को केंद्र में रख के होना चाहिए। अर्थ से रूप की ओर हम यात्रा करें और वर्गीकरण उसी आधार पर करें। कबीर दास का जो संदर्भ दे रहे हैं तो कबीर के नाम से जो एक पंक्ति चलती है, बहुत लोकप्रिय है, रंगी को नारंगी कहे, जमे दूध को खोया, चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया, यहाँ इसी का संदर्भ है। लोग चलती को गाड़ी कहते हैं। द्विवेदी जी के अनुसार कबीर दास वस्तुतः रो रहे हैं कि रूप देखकर कोटि निर्धारण की जो पद्धति है समाज की, रूप देखा और झट उसके आधार पर उसका कैटेगराइजेशन या जो वर्गीकरण है, कोटिकरण है, वो कर दिया। इस पद्धति पर रो रहे हैं कबीर दास। अब इसी को विश्लेषित थोड़ा करें, थोड़ा इसको खोलें, इस सूत्रात्मक प्रतिपादन को। वस्तुतः द्विवेदी जी जो प्रतिपादित कर रहे हैं उसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं तो वो तीन तरह से समझ सकते हैं। एक तो चलती मतलब चलने वाली, ये जो वर्तमान कालिक कृदंत है चलती, चलने वाली को लोग कह रहे हैं गाड़ी, चलने वाली को लोग कह रहे हैं गाड़ी यानी गाड़ दी गई, गाड़ी हुई यानी भूतकालिक कृदंत। तो चलती भी इकारांत है और गाड़ी भी इकारांत है। तो इकारांत इकारांत देख के एक कैटेगरी में डाल दिया, चलती बराबर गाड़ी, ये लोक ने कर दिया। कबीर दास को इससे रुलाई आई क्योंकि रूप भेद नहीं है, एक तरह का रूप देखा और एक कैटेगरी में डाल दिया।
एक तो अर्थ ये हुआ। दूसरा, चलती को गाड़ी लोक कह रहा है। चलती मतलब वही चलने वाली वर्तमान कालिक कृदंत है, और गाड़ी एक यान विशेष जो कि संज्ञा है अब, और एक है वर्तमान कालिक कृदंत। तो चलती को गाड़ी कहा मतलब इकारांत होने के चलते वर्तमान कालिक कृदंत चलती और यान विशेष जो गाड़ी है उसको एक मान लिया, उसे समरूप ठहरा दिया, उसका पर्यायवाची ठहरा दिया। तो इस पद्धति पर कबीरदास को रुलाई आ रही है। और तीसरी बात जो ये है कि गाड़ी शब्द के चूंकि दो अर्थ हैं, जैसा कि द्विवेदी जी ने भी इन पंक्तियों में कहा है कि एक तो गाड़ी हुई और एक यान विशेष। तो एक जो भूतकालिक कृदंत है गाड़ी हुई और एक यान विशेष यानी गाड़ी, दोनों को एक ही मान लिया लोक ने। इस पर कबीरदास को रुलाई आ रही है। तो द्विवेदी जी की इन पंक्तियों में जो ये उदाहरण सम्मिलित था उसकी हमने व्याख्या करने का एक प्रयास किया। इसकी और भी व्याख्याएं संभव हैं, लेकिन मुख्यतः बात द्विवेदी जी की ये है कि अर्थ विचार करके ही रूप विचार तक हमें जाना चाहिए। अर्थ विचार से रूप विचार तक जाएं, तब जाके व्याकरण में वर्गीकरण हम करें। इस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह से यह निकल के आया कि व्याकरण कोरा रूप परक अनुशासन या रूप परक विमर्श नहीं है, रूप परक भी है, अर्थ परक भी है। जैसे व्याकरण में कारक की अवधारणा है, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, ये प्रसिद्ध परिभाषा है भट्टोजी दीक्षित की। क्रिया के साथ जो साक्षात अन्वय है क्रियेतर पदों का, वो है कारकत्व। यह अर्थपरक अवधारणा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा है कि किसी भाषा में 6 ही कारक होंगे। इसके पीछे तर्क संभवतः यह है कि कारक अर्थपरक अवधारणा है और अर्थपरक अवधारणाएं उस तरह से हर भाषा में कार्य करती हैं, भले रूपगत स्तर पर उनके प्रकटीकरण का जो स्वरूप है वह अलग अलग है। कारक अर्थपरक अवधारणा है, काल अर्थपरक अवधारणा है। ये जो हिंदी व्याकरण में काल चलते हैं वे अंग्रेजी के टेंस से प्रेरित हैं, और टेंस शुद्ध काल नहीं है। टेंस में काल भी शामिल है, पक्ष भी शामिल है, वृत्तियां या मूड भी शामिल हैं। तो इस तरह से काल के बहुत सारे विभाजन हो गए हैं। काल मूलतः तो 3 ही हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। तो काल अर्थपरक अवधारणा है। जब हिंदी के व्यवस्थापक वैयाकरण कामता प्रसाद गुरु अपना व्याकरण लिख रहे थे तो उन्होंने भूमिका में ये बात रखी थी कि उनकी एक दिली इच्छा थी कि कारक और काल का संस्कृत व्याकरण के अनुसार यानी अर्थपरक विचार होता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन वो इसे कर नहीं सके किन्हीं कारणों से। उसका उन्हें अफसोस था। भूमिका में उन्होंने ये बात रखी है। व्याकरण में समास भी मुख्यतः अर्थपरक अवधारणा है। समास को हम आमतौर पर यह समझते रहे कि 2 पदों या एक से अधिक पदों का मेल है समास। वस्तुतः पहले अर्थों का मेल है, और अर्थों का मेल कभी कभी पदों के एकत्रीकरण के रूप में आता भी है। कभी कभी जो अर्थों का मेल है वह एकाधिक पदों के रूप में भी दिखाई देता है, बस उनमें एक अर्थ का समन्वय होता है, इसलिए समास है। जैसे विद्यालय एक ही शब्द बन गया, यहाँ पर समास उस तरह से है। और कहीं कहीं विच्छिन्न भी रहते हैं उसके जो घटक तत्व हैं समस्त पदों के। जैसे हमने कहा कि स्कूल मैदान, तो 2 हैं। और इस तरह का विमर्श अभी उतना हिंदी व्याकरण में नहीं चला कि समास मुख्यतः अर्थपरक अवधारणा है, रूप परक जैसा मान के ही उसे चला गया है सामान्यतः। तो हम यहाँ पर विचार विस्तार से नहीं कर रहे हैं, समय की सीमा है। कभी समास पर जब अलग से चर्चा होगी तो वहाँ इसका विचार किया जा सकता है। उसी तरह से वाच्य भी अर्थपरक अवधारणा है मुख्य रूप से।
वाच्य मतलब होता है जो क्रिया उपस्थित है वाक्य में, उसके कथ्य का केंद्र बिंदु कर्ता है या कर्म है, या दोनों से क्रिया एक अलग अनुशासन को जा रही है। तो इस तरह का अर्थ जो है वही वाच्य है। कहाँ पर कर्ता कथ्य के केंद्र में है कर्तृवाच्य वहाँ होगा, और जहाँ पर कर्म केंद्र में है वहाँ कर्मवाच्य होगा, और जहाँ दोनों केंद्र में न हो तो वहाँ भाववाच्य होगा। लेकिन हिंदी व्याकरण में आते आते एक नया कॉन्सेप्ट, नई अवधारणा उभर के आ गई है, प्रयोग। प्रयोग ये कामता प्रसाद गुरु के समय ही अवधारणा आ चुकी थी, उन्होंने ही संभवतः इसे स्थापित किया। वाच्य और प्रयोग दोनों का घालमेल किया और उसके बाद 6 वाच्य श्रेणियां बन गई। कर्तृवाच्य की 3 श्रेणियां, कर्तृवाच्य कर्तरी प्रयोग, कर्तृवाच्य कर्मणि प्रयोग, कर्तृवाच्य भावे प्रयोग, और कर्मवाच्य कर्मणि प्रयोग, कर्मवाच्य भावे प्रयोग, और भाववाच्य भावे प्रयोग। प्रयोग वस्तुतः रूप परक अवधारणा है। प्रयोग का मतलब है कि क्रिया की जो रूप रचना है वह किसके प्रति प्रतिबद्ध है, इससे संबंधित अवधारणा। और वाच्य क्रिया का जो अर्थ पक्ष है उससे संबंधित अवधारणा है। एक उदाहरण से हम इसे संक्षेप में समझ लेते हैं। जैसे लड़की आम खा रही है, तो क्रिया है खा रही है, क्रिया का अर्थ पक्ष है खाने से संबंधित। तो खाने से संबंधित जो अर्थ पक्ष है वह लड़की को यहाँ पर उपस्थित कर रहा है, लड़की को कह रहा है, लड़की करता है वाक्य में, तो ये कर्तृवाच्य है। लेकिन क्रिया को हम इस तरह से कर दें कि आम खाया जा रहा है, तो अब ये जो वाक्य है ये खाने की क्रिया के साथ नहीं है, खाए जाने की क्रिया के साथ है। तो इस तरह से ये खाए जाने की क्रिया का कथ्य आम हो गया, आम खाया जा रहा है, इमली खाई जा रही है। तो ये कर्म है, वस्तुतः यहाँ कर्ता अदृश्य है, तो कर्म से संचालित है क्रिया की रूप रचना। पहला जो वाक्य था लड़की, संभवतः ये वाक्य था कि लड़की आम खा रही है, तो उसकी जो रूप रचना थी खा रही है भी कर्ता से जुड़ी हुई थी, कर्ता के प्रति प्रतिबद्ध थी। और ये जो अर्थ पक्ष था खाने की क्रिया है, तो वो भी लड़की के प्रति प्रतिबद्ध अर्थ पक्ष था। तो दोनों स्तरों पर, यानी रूप रचना के स्तर पर जो प्रयोग नामक अवधारणा है, और अर्थ क्रिया के अर्थ के स्तर पर जो वाच्य नामक अवधारणा है, दोनों कर्ता के साथ हैं। तो कर्तृवाच्य कर्तरी प्रयोग है, लेकिन आम खाया जा रहा है, उसके द्वारा आम खाया जा रहा है, ऐसे यदि बना दें तो आम के साथ ये प्रतिबद्ध है रूप के स्तर पर क्रिया। और खाया जाना क्रिया का जो अर्थ पक्ष है वो भी आम के प्रति प्रतिबद्ध है। तो ये कर्मवाच्य का रूप है कर्मणि प्रयोग का। तो इस तरह से वाच्य और प्रयोग को हम संक्षेप में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। विस्तार से जब वाच्य पर चर्चा कभी होगी तो उसमें इस बात को और उदाहरणों से रखा जाएगा। तो वाच्य अर्थपरक अवधारणा, और ये जो प्रयोग है वह रूपपरक अवधारणा। तो व्याकरण अर्थ पक्ष और रूप पक्ष दोनों को लेकर चलने वाला विमर्श है, केवल रूप परक, कोरा रूप परक नहीं है, ये हमने इन उदाहरणों से पाया। लेकिन अब जब यदि कहा जाए किसी के द्वारा, या हम भी इसके पक्ष में हैं कि व्याकरण प्रधानतः रूप परक या प्रधानतः आकृतिमूलक अवधारणा है, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि व्याकरण कोई भी वर्गीकरण, विश्लेषण, विवेचन, कोटिकरण आदि करता है तो उसके केंद्र में, आंतरिक केंद्र में अर्थ की सत्ता भले हो, लेकिन वो तब तक वर्गीकरण नहीं करता जब तक कि भीतर का जो अर्थ है, यानी अर्थ का आदि भेद कहीं हो रहा है, तो वो रूप के भेद तक न उतर आए। इसकी कई स्थितियां हैं। हमने तत्सम तद्भव आदि का विचार किया, तत्सम तद्भव आदि का विचार करते हुए पाया कि अर्थ का भेद रूप के भेद में दिखाई देता था, तभी हमने ये भेद स्वीकार्य माना, ये इस भेद को व्याकरणिक माना, कोरा दार्शनिक नहीं माना। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम भेद या वर्गीकरण नहीं करेंगे। केवल अर्थ के आधार पर किया गया वर्गीकरण दार्शनिक हो सकता है, व्याकरणिक नहीं हो सकता। तो अर्थ का भेद यदि आप
आपके सामने उपस्थित हो रहा है, आप मानस प्रत्यक्ष जो कर रहे हैं वस्तुओं का, अर्थों का, तो वो एक तत्व है। लेकिन उससे निकली हुई बात यदि व्याकरणिक प्रकार में भी उतर आए, व्याकरण जब देखेगा कि व्याकरणिक प्रकार अलग अलग होने लगे तो एक भेद की पृष्ठभूमि बनने लगेगी, ये वर्गीकरण की पृष्ठभूमि, कोटिकरण की पृष्ठभूमि बनने लगेगी, माने एक स्थिति बनेगी। और यदि वो सीधे सीधे रूपगत जो स्वरूप है, यानी जो पदात्मक वैशिष्ट दिखाई देने लगे, एक तत्व अर्थ के स्तर पर अलग है और दूसरा तत्व अलग है, दोनों के अंदर अर्थगत वैभिन्न है, अर्थगत विचित्रता है, लेकिन रूपगत विचित्रता यदि नहीं दिखाई दे रही है तो व्याकरण वर्गीकरण में प्रवृत्त नहीं होगा। तो अर्थ का जो भेद है रूप के भेद तक उतर आए तभी वर्गीकरण होगा। तो इसी के आधार पर तत्सम तद्भव आदि का जो पीछे भेद किया गया उस पर चर्चा हुई, वह चर्चा उसी पर कायम थी। तो व्याकरणिक जो कार्य हैं, व्याकरणिक प्रकार जो हैं वो अलग अलग होने चाहिए। एक उदाहरण है कि सलमा अच्छी है और एक सलमा जाती है। अच्छी और जाती दोनों तो इकारांत हैं, लेकिन हम क्या इसके आधार पर दोनों को रूपगत स्तर पर एक ही मान के चलें, एक ही तरह की कोटि बना दें? हम जानते हैं कि अर्थ के स्तर पर अच्छी और जाति तो दोनों अलग हैं, लेकिन रूपगत स्तर पर एक जैसी सत्ता दिखाई देती है। तो यहाँ भी हमें सूक्ष्मता से विचार करना होगा और ऐसी जगह हमें बारीकी से सोचना होगा। गया 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 वाला जो उदाहरण था वो बड़ा अच्छा उदाहरण था कि किस तरह से रूपगत अगर समानता हो तो भी अर्थ के स्तर पर असमानता है, तो उस अर्थ से शुरू की गई यात्रा रूप के स्तर पर आकर विभिन्नता के धरातल पर नहीं आती, फिर भी हम वर्गीकरण अर्थ को प्रधानता देते हुए करते हैं। तो इस तरह से व्याकरण का जो विचार है वह अर्थ से रूप की ओर जाता है, लेकिन व्याकरण प्रधानतः आकृति मूलक अवधारणा इस अर्थ में है कि अर्थ का विचार रूप के विचार तक जाना चाहिए। अर्थ का विभेद रूप के विभेद में जब तक परिलक्षित नहीं होगा तब तक वर्गीकरण व्याकरण का संभवतः खड़ा नहीं हो सकता। बहुत कम ऐसी स्थितियां होंगी जहां अर्थ का जो भेद है इतना ताकतवर हो कि रूप के भेद न होने के बावजूद वर्गीकरण की स्थिति बन जाए। ऐसी स्थितियां कम होंगी, और जहां भी होंगी ऐसी स्थितियां व्याकरणिक प्रकार का तो अंतर होगा ही। जैसे अर्थ का भेद है, गया 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 में जो तीन सत्ताएं हैं, तो व्याकरणिक प्रकार अलग है, तभी तो हम एक रूप है फिर भी हम भेद कर रहे हैं। तो बात सूत्र रूप में इस तरह से निकल कर स्थापित हो रही है कि अर्थ का भेद व्याकरणिक प्रकार के भेद में उतरे तो वर्गीकरण संभव है, और सीधे सीधे रूप के भेद में उतरे तो वर्गीकरण संभव है। तो इसी निष्कर्ष पर हम इस चर्चा को पूरी करते हैं, और इस पर कुछ आप सबके प्रश्न या जिज्ञासाएं या सहमतियां होंगी वो आमंत्रित हैं। और अगली बार फिर किसी महत्वपूर्ण विषय पर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।